तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है उत्तराखंड में, और इसी के चलते तमाम राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार को अंतिम रूप दे रहे हैं। फाइनल टचेस जो हैं केंद्र नेतृत्व के तौर पर दिए जा रहे हैं। अमित शाह की आज रैली हुई कोटद्वार में और उन्होंने जो है जनता को साधने का प्रयास किया और इस दौरान एक भी मौका नहीं छोड़ा विपक्ष को घेरने का। और यही देखा गया है कि पिछले कुछ समय में चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो, सभी ने विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस को घेरने का काम किया है और मोदी जी की गारंटी को और मजबूती से जनता के सामने रखा है। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सतवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, गिरिराज किशोर जी कांग्रेस प्रवक्ता है, दीपक रावत यूकेडी प्रवक्ता है और हरीश मैखुरी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सतवीर जी, जिस तरीके से लगातार आपके केंद्रीय नेतृत्व से जो बड़े दिग्गज है, चाहे प्रधानमंत्री हो, फिर रक्षा मंत्री आए, आज गृह मंत्री आए, किस तरीके से आप देखते हैं इनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है प्रचार में? दिव्या दर्शनी जी, वास्तविकता यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार में पूर्ण रूप से आज आगे आके अपने कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से ऊर्जा भरने का काम कर रही है, अपनी नीतियों को भी उस जनसभाओं में बता रही है। वास्तव में तो वैसे हमारे, मैं बताऊं दिव्या दर्शनी जी, प्रत्येक योजना का हर किसी को लाभ हुआ है। वही ये दर्शाता है कि जिस प्रकार से 2014 में प्रधानमंत्री जी को मैंडेट मिला था, 2019 में जो मैंडेट मिला था और 2024 में निश्चित रूप से उत्तराखंड में हमारी जो 5 सीटें हैं प्रचंड बहुमत के साथ उनको मिलने वाली है। हमारे प्रत्याशियों ने बहुत ही जो हमारे 2 नए प्रत्याशी आए हैं, 3 पुराने प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में बहुत अच्छे काम किया है। निश्चित रूप में चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हों, चाहे गृह मंत्री जी आए हों, चाहे रक्षा मंत्री आए हों, चाहे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री आए हों, वो जब यहाँ आते हैं, वास्तव में हमारे नेताओं के जब दौरे होते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरती है और वो एक नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं। उसके रिजल्ट जब 4 जून को उसके पेटियां खुलेगी, वास्तव में वो आपको देखने को सामने मिलेगा कि परिलक्षित होंगे रिजल्ट। हमारे पांचों सांसद बहुत बड़े अंतर से जीतने को जा रहे हैं और जीत का अंतर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिस दृष्टि से उत्तराखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री की नीतियों के आधार पर और मुख्यमंत्री जी ने जिस कुशल नेतृत्व के परिचय देते हुए उत्तराखंड में काम किया है, वो यही दर्शाएगा आपको 4 जून में, चाहे वो 2022 का चुनाव, उसके बाद तमाम वो चुनाव हुए, चाहे पंचायत के चुनाव हो, वो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी के हितों को ध्यान में रखते जिस प्रकार से काम किया है। और खास करके जो अभी 5 सीटों के जो हमारे प्रत्याशी भी है, कांग्रेस ने भी प्रत्याशी घोषित किए, मगर नारी शक्ति को कहीं भी उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। हमने फिर नारी शक्ति को बढ़ावा दिया। यही नहीं, हमने जो कहा भी है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ाएंगे। हमने निश्चित तौर पर उसको बढ़ाने का काम किया। हमारी जो प्रत्याशी भी है टिहरी से, उनका एक बहुत बड़ा इतिहास है, विरासत भी है। और यही नहीं, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, हम संसदीय परंपराओं के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी संसद में 545 सीटें हैं। उनमें से अगर उसकी शुरुआत भी होती है तो पहली सीट का जो दर्जा भी दिया गया है वो हमारी टिहरी गढ़वाल लोकसभा को दिया गया। ये हमारे लिए बहुत ही सुकून का विषय भी है और संतोष भी देता है कि अगर भारतीय परंपरा या भारतीय संसद का अगर कहीं से काउंटिंग शुरू होती है सीटों की, तो हमारे उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड से ही होती है और वहां से शुरू होती है जहां करके हमारे उत्तराखंड से जहां हमारे 4 धाम है, चाहे हमारी यमुनोत्री मैया हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे बाबा केदारनाथ हो, चाहे हमारा बद्री विशाल हो, और उसमें से जैसे हमारी 3 काशी भी, उसमें से एक काशी हमारे उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी है। तो वो तमाम हमारे, वो मैंने कहा कि विकास के साथ हम अपनी विरासत को कैसे बढ़ा सकते हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, चाहे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो काम किया, वो जब 4 जून को पेटियां खुलेगी, आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में प्रचंड बहुमत के आगे बढ़ेगी और विश्व में जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मान बढ़ाया, उस प्रकार का नेता जब उत्तराखंड में आता है और उत्तराखंड की जनता से संवाद करता है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आता है, तो वास्तव में हम गौरवान्वित महसूस होते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है गिरिराज जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो केंद्रीय नेतृत्व लगातार उत्तराखंड के दौरे कर रहे हैं। आप लोगों ने भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, लेकिन उसमें से अभी सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा ही यहाँ पर आई हैं। क्या वजह रही कि आप लोगों के केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड को कम तवज्जो दी? नहीं दिव्य दर्शनी जी, ऐसा नहीं है। अभी लगभग प्रियंका जी का जो आना हुआ इस बीच में, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी नेत्री है कांग्रेस की, और उनका भाषण, उनकी जो स्पीच थी, उन्होंने
अपने भाषण में लगभग सच्चाई परोसने का काम किया है। उन्होंने उत्तराखंड की जनता के बीच में सच्चाई परोसी। अग्निवीर पे वो बोली कि निश्चित रूप से जो बच्चा बार बार वो बात होती है निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ से कि वो बच्चा 16-17 साल का बच्चा जब भर्ती होगा 4 सालों नौकरी करेगा, और हर परिवार से लगभग उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है, ऐसा प्रदेश है जहां से एक मेंबर जो होता है, एक सदस्य जो होता है वो फौज में होता है, सेना में वो अपनी सेवा देता है, देश की वो रक्षा करता है। निश्चित रूप से एक उत्तराखंड बहुत इस बात से आहत है कि 4 साल में निश्चित रूप से उस बच्चे का क्या होने वाला है। उन्होंने अंकिता भंडारी की बात रखी कि भाजपा की तरफ से न्याय उसको मिलना चाहिए था। निश्चित रूप से पार्टी के लोग भी उसमें शामिल हैं। न्याय नहीं मिल पाया उस बच्ची को। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं देश में। उन्होंने कुछ बातें ऐसी रखी है, निश्चित रूप से वो बोले बेरोजगारी पे वो बोली हैं कि स्टेट प्लान आपका जो है फेल है पूरी तरह से। आपको तरह तरह की स्कीम्स लेके आना चाहिए जो पहाड़ों में, जो निश्चित रूप से जिस वजह से हमने उत्तराखंड राज्य लिया था वो पहाड़ों के विकास के लिए हमने लिया था। उसमें जो सोच थी वो निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र में, जो सुदूर क्षेत्र में, जो आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है, गरीब ग्रामीण बैठा हुआ, उसका विकास हो सके। निश्चित रूप से आने वाले समय में, और आज दिव्यदर्शनी जी एक बात मैं रखना चाहूंगा कि हम लोग जो इस समय हमारे जितने भी 5 के 5 प्रत्याशी हैं वो चुनाव में जब जा रहे हैं तो छोटी छोटी पॉकेट मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों के बीच में है। जन सैलाब उनके साथ, छोटी छोटी पॉकेट मीटिंग्स में भी जन सैलाब उनके साथ दिख रहा है, लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाला जो समय है निश्चित रूप से 4 जून का जब जिक्र हो रहा है तो 4 जून को चौंकाने वाले निश्चित रूप से आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। वोटर इस समय आप एक इस चुनाव में देखिए, विशेष ये चुनाव लग रहा है कि वोटर साइलेंट भी है। वो समझ रहा है कि हमें छला जा रहा है। जहां तक स्टार प्रचारकों की बात है तो कल हमारे जो है सचिन पायलट जी हल्द्वानी में आ रहे हैं। हमारे जो अपने प्रदेश के जो पीसीसी हमारे अध्यक्ष हैं करण महाराज जी, वो रानीखेत में है। चक्रोता में हमारे जो है बहुत बड़े, हमारे बहुत सीनियर लीडर हमारे प्रीतम सिंह जी हैं। इस तरह से सारी चीजें जो स्टेट में भी, हमारे प्रदेश में भी जो हमारे जो लीडरशिप है, जो बड़े नेतागण हमारे हैं, वो निश्चित रूप से नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं हर जगह। छोटी छोटी जितनी भी हमारे जिले स्तर पे या शहरों में जो हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, लगभग आखिरी चरण में, हमारे अंतिम चरण में जो लगभग हमारा चुनाव है, तो निश्चित रूप से इस समय हम लोग जो बीच में जा रहे हैं लोगों के, वो ये सोच के जा रहे हैं और ये बात हम लोगों के बीच में रख रहे हैं कि 5 के 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आप चुनने जा रहे हैं, आपका जो मतदान है, आपका एक वोट जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है आप सबका वोट। एक एक वोट की कीमत इसलिए होती है कि वो 5 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको आप बना के भेज रहे हैं, वो सबसे बड़ी पंचायत में जाके बैठेगा, पार्लियामेंट में बैठेगा, वहां डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा। उत्तराखंड की जो निश्चित रूप से जो मूलभूत जो यहाँ पे जो विकास होना चाहिए, बड़े से बड़ा विकास जो होना चाहिए, चाहे विलेज टूरिज्म की बात हो, चाहे फ्लोरिकल्चर की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो, पहाड़ में जो इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, चाहे माइक्रो इंडस्ट्रीज हो, उसकी बात रखें और स्टेट प्लान में इस तरह से कुछ पैसे को अपना शामिल करें। ये सारी चीजें मैडम, ये बात इसलिए रखी जा रही है दिव्यदर्शनी जी कि आने वाला जो भविष्य हो वो उत्तराखंड का उज्जवल हो, 5 साल खराब ना हो, 5 साल ऐसा ना हो कि जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 रहे भाजपा के अभी पिछले कार्यकाल में, पूरी सोई हुई स्थिति में रहे। और निश्चित रूप से महारानी का जब आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने नारी शक्ति का आपने साफ सम्मान नहीं किया, आप अभी हमारे भाजपा के मित्र हमारे बात रख रहे, वक्तव्य ले लेती हूँ, उसके बाद में आऊंगी। दीपक रावत, एक बात दिव्यदर्शनी जी, एक बात रखना चाहूंगा, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप सोचिए कि महारानी जी को 60 और 50 और 60% जो लोग हैं इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में, उन्होंने आज तक महारानी जी को अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देखा ही नहीं है। आप सोचिए, उन्होंने कभी पार्लियामेंट में कभी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, आएंगे उस पर भी बहस करेंगे। दीपक रावत जी, प्रचार प्रसार का जो लेवल अब हो गया है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है, अंतिम रूप इसे कह सकते हैं, तमाम राजनीतिक दलों के तौर पर किस तरीके से आप देख रहे हैं, कंपटीशन किस तरह से स्टेट में देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है उत्तराखंड के संदर्भ में, क्योंकि 19 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, उस तरीके से जितने भी शक्तियाँ, चाहे दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, अपना जितना धनबल से लेकर और जितना बाहुबल से लेकर और जितनी अपनी कार्यकर्ताओं की क्षमता और अपने स्टार प्रचारों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं जनता को लुभाने के लिए, जनता को आकर्षित करने के लिए,
या जनता को अपनी बात समझाने के लिए, वो दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन इन सारी उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि एक तरफ तो कहा जाए कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चहुमुखी विकास हुआ है, डबल इंजन की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी, धाकड़ धामी जी हैं, सब कुछ इनके सामने बोलते हैं, और वहीं इनको इतने सारे स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ती है जनता को आकर्षित करने के लिए। यदि आपने काम अच्छा किया होगा, यदि आपने जनता के बीच गए होंगे, तो निश्चित रूप से जनता आपको वोट देगी और बम्पर वोट देगी। पर कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि उनके पांचों के पांचों जो सांसद हैं वो जनता के बीच नहीं गए हैं। और इसका सीधा सीधा अगर आप ध्यान आकर्षित करना चाहें तो बिल्कुल आपको मिलेगा कि पांचों के पांचों सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सांसद निधि खर्च नहीं करी है। और सांसद निधि खर्च कब आदमी तब करता है जब वो संसदीय क्षेत्र में जाएगा, घूमेगा, वहां की समस्या को जानेगा और उनकी जरूरतों को समझ के अपनी सांसद निधि से कुछ चीजें खर्च करेगा, या कोई योजना लेके आएगा। योजना तो सारी इनकी मोदी जी की चल रही है, लेकिन स्वयं जो सांसद निधि का पैसा खर्च करना है वो यहाँ पर खर्च नहीं हुआ है। और कितनी बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की। क्या ये बहुत ही जिस प्रदेश में हम रहते हैं, क्या ये धनाढ़ प्रदेश है? क्या यहाँ पर आय के स्रोत बहुत ज्यादा हैं? ऐसे प्रदेश में जहां पर हर साल हमारा राज्य कोषीय घाटा बढ़ता जा रहा हो, वहां पर अगर हमारा पूरा का पूरा जो सांसद निधि है वो लैप्स हो जाए, वापस चली जाए, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी इस प्रदेश के लिए? तो इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि पिछले 5 साल से अगर उनके जो सांसद थे, और शायद यही कारण है कि लास्ट टाइम में शायद ही इनका कोई एक स्टार प्रचारक रह गया हो जिसने उत्तराखंड में आके दस्तक न दी हो और लोगों से, यहाँ की जनता से अपील ना करी हो वोट डालने की। तब कहीं पर चिंता होती है कि जरूर भारतीय जनता पार्टी के दिल में या मन में कोई चिंता की ऐसी लकीर है जिसकी वजह से उनको नहीं लग रहा कि शायद जनता उनको इस बार वो बहुमत देगी जो बहुमत पिछली बार दिया था। और यहीं पर एक जगह खाली होती है जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल भी अपने आप को एक मजबूत विपक्ष की तरफ प्रस्तुत कर रहा है कि जिन मुद्दों को लेकर हम आए हुए हैं, जिन मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, हमें निश्चित विश्वास है कि जनता 19 तारीख को जब अपने घर से मतदान करने निकलेगी तो उन मुद्दों को ध्यान में रखकर उत्तराखंड क्रांति दल के उम्मीदवारों को वोट देगी। बिल्कुल। हरीश मैखुरी जी, अंतिम दौर का ये प्रचार प्रसार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर यूकेडी हो, तमाम दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इस तरफ कंपटीशन किस तरीके से आपको नजर आ रहा है प्रचार प्रसार के दौर में? दिव्यदर्शन जी, ये लोकतंत्र का महापर्व है और जो ये खासकर 5 साल में लोकसभा का चुनाव एक बार आता है, तो उसके लिए मैं एक चीज समझ पाता हूं कि सभी दलों को किसी भी तरह की चूक नहीं करनी चाहिए प्रचार प्रसार में। यद्यपि आज सोशल मीडिया है, अखबार है, टेलीविजन है, फिर भी नेताओं के आने का अपना प्रभाव पड़ता है। तो इस चुनाव को किसी भी दल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो मैं एक तरफ जैसे मतलब दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी जान लगा दी, कोई बड़ा नेता छोड़ा नहीं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री, अमित शाह जी गृह मंत्री, और भी अन्य छोटे बड़े नेता उनके आगे। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी जी आई और कल सचिन पायलट जी आएंगे रूबी। तो उसी तरह से यूकेडीबी की कोई मतलब एक जिले में तो कोई बड़ी रैली करते तो वो नहीं हो पाएगी। कोई ऐसी बहुत बड़ी रैली जो मतलब मीडिया में छा जाए, कोई ऐसे मुद्दे जो मीडिया में छा जाए कि यूकेडी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन कुल मिला के ये है कि नेताओं को जान लगानी चाहिए। कल लास्ट दिन है प्रचार का, 19 तारीख को वोटिंग है, तो कल के बाद अब जो बड़े नेता हैं उनके आने की अब कोई संभावना नहीं है। अब तो मतलब स्थानीय स्तर पर और माइक से प्रचार प्रसार भी कल शाम के बाद शायद बंद हो जाएगा जी। तो अब निश्चित रूप से सिर्फ घर जाकर जो कन्वेंसिंग करते हैं नेता लोग पैदल वो हो सकती है, लेकिन बड़ी रैली का अवसर अब शायद ही मिले कल के बाद। बिल्कुल। तो मैं एक चीज समझ पाता हूँ, ये इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर बड़ा नेता आ रहा है, पूरी जान लगा रहे हैं चुनाव में, तो वो होना चाहिए। अब रही उत्तराखंड के मुद्दों की बात, तो हमारे सभी तीनों दलों के विद्वान प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं और सभी इस स्थिति को जानते भी हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ कि उसमें ये है उत्तराखंड के जो 8 जिले हैं ना जिन्होंने उत्तराखंड राज्य मांगा था,
उसमें मतलब हरिद्वार, उधम सिंह नगर और मैदानी इलाके कम मतलब सहभागिता रही उत्तराखंड आंदोलन में, पर्वतीय राज्यों की रही थी। वो इसलिए रही थी कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं, तब तक कुल 4% गांव सड़कों से जुड़े थे 2000 तक। उद्योग एक भी नहीं था, उद्योग शून्य था, अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं थे, अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इसलिए उत्तराखंड राज्य ने आंदोलन किया। इन्हीं सुविधाओं के लिए हम पलायन करते हैं। और एक हमारा जो जैसा जिक्र हो रहा है, फौज में भर्ती होने के लिए हम लोग जाते हैं, उसको मैन्डेटरी इकोनॉमी बोलते हैं। तो हम ये समझ पा रहे हैं, आज भी हमारे चारों मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, तीनों मित्र, पहाड़ के जो 8 जिले हैं उसमें एक उद्योग आज भी नहीं लग पाया है। और चाहे हम कितने ही मतलब आरोप प्रत्यारोप करें, दावे करें, कोई उद्योग तो लगना चाहिए जी। तो मैंने ये कहा कि पहले भी कहा कि इस पे जो है ना, अगर हम कोई बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन वाला उद्योग ना लगा सकें तो हम इसको आईटी हब बना सकते हैं उत्तराखंड। ठीक है। चमोली में, पौड़ी में, टिहरी में, उत्तरकाशी में, चंपावत में, लोहा घाट में, पिथौरागढ़ में कुछ हम इलेक्ट्रिक और ये कंप्यूटर सेंटर का, आईटी सेक्टर का हब बना सकते। बिल्कुल। 4 धाम योजना में जैसे आज अमित शाह भी कह रहे थे, वो समझ गए कि 4 धाम जो है उत्तराखंड के लिए बड़े पोटेंशियल है, पर्यटन यहाँ पे धार्मिक पर्यटन हो सकता है। उन्होंने भी आज जिक्र किया, शायद उनके दिमाग में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन उसको अगर हमारे जो स्थानीय दल हैं जैसे यूकेडी है और भी लोग हैं, वो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सुझाएं उत्तराखंड की के अनुरूप, तो सुझाव देना ज्यादा उत्तम रहेगा बजाय कि हम केवल आलोचना तक सीमित हो जाए। तो सुझाव भी हम साथ में दें, आलोचना करें, जम के करें, लोकतंत्र में इसका अधिकार है, लेकिन हमारा क्या मास्टर प्लान है, हमारी क्या योजना है, हम उसके और एक लास्ट में ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारी अग्निवीर योजना है, मैंने पहले भी एक दिन कहा, अग्निवीर योजना जो सेना में भर्ती है ना, जनरल आर्म भर्ती है, जैसे हमारे आईएमए में देहरादून में पासिंग आउट परेड होती है, अफसर निकलते हैं, वो थोड़ी कोई बंद हुई है। अग्निवीर योजना अतिरिक्त है। कुल भारत में 3000 बच्चों को हर साल इसमें भर्ती होना, उत्तराखंड का कोटा तो 40 ही लोगों का है। तो मैं सोचता हूँ कि अग्निवीर में तो एक्स्ट्रा लगना है, और इन बच्चों को जो है ना, ये 4 साल वहां ट्रेनिंग करेंगे, 18 से या 20 साल से लगेंगे, 24-25 साल में ये करीब करीब आधा करोड़ रुपया लेके, सारा मिला के आधा करोड़ रुपया इनको मिलेगा, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, एक्स आर्मी का स्टेटस मिलेगा, बाद में लोन मिलेगा, ठीक, उद्योगों में इनको मतलब अन्य जगह जाएंगे तो प्राथमिकता मिलेगी। तो कोई नुकसानदायक नहीं है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, इसमें कोई सुझाव है कि और किया जा सकता है, इनको रेगुलर किया जाए, ये तो हम मानते हैं, ये होना चाहिए, इनको रेगुलर करें, आगे कोई स्कीम इनके लिए हो, फौज में सतत लगें, अगर कोई लॉयल है तो उसको आगे बढ़ाएं। तो इसमें तो सुझाव हो सकता है, लेकिन अग्निवीर योजना का विरोध जो है वो हो सकता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। क्योंकि कोटवार में मैं एक दिन कहा कि पिछली बार हम गए थे, 40 लड़के भर्ती होने हैं, 1 लाख बच्चे वहां आ गए, न रहना न खाने की व्यवस्था हो पाई। तो इतना क्रेज है। तो इसका क्या मतलब होता है कि हम लोग इसमें सुझाव दे सकते हैं, इसमें ये सुधार करो, लेकिन ये एक्स्ट्रा है तो वो तो बच्चों का हक मर जाएगा ना, चाहे 3000 बच्चे हर साल नए लग रहे हैं। मैकुरी जी यहाँ पर हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। विरोध इसका मैं समझ पाता हूँ कि उत्तम नहीं है, क्योंकि उन 3000 बच्चों का तो हक मर जाएगा जो अग्निवीर में लग रहे हैं, मैकुरी जी, रेगुलर भर्ती के अलावा। मैकुरी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? उत्तराखंड के विकास की सभी पार्टियों को सोचना चाहिए। हमारे जो 8 जिले हैं, अब वाइब्रेंट विलेज जैसी योजना, तो यहाँ पर लगता है उनका संपर्क टूट गया है। दीपक रावत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैकुरी जी जिस प्रश्न को उठा रहे हैं कि अग्निवीर योजना में तो 3000 लोगों को, 3000 लड़कों को अग्निवीर योजना में रखकर उन्हें सिर्फ 6 महीने ट्रेनिंग देकर और 4 साल सेना में रखकर फिर वापस आके क्या किसका लाभ होने वाला है? मतलब उन 3000 लोगों को किसके लिए तैयार किया जा रहा है? अगर मैं इनकी बात को मानूं तो मैकुरी जी को, ये योजना है किस चीज के लिए?
बस बिल्कुल समझ से परे है कि ये योजना लाई किस लिए गई है। वो 3000 लोग अगर हर साल आ रहे हैं, हर साल 3000 लोगों ने आना है, तो वो किस लिए है, वो कहाँ अपना योगदान देने वाले हैं और किसका फायदा होने वाला है। तो अगर विपक्ष ये कहता है कि ये सारे के सारे फिर सुरक्षा गार्ड बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरीके से सुरक्षा गार्डों की ट्रेनिंग हो रही है कि 3 साल 4 साल बाद ये फिर सुरक्षा गार्ड लग जाएंगे बड़े बड़े उद्योग घरानों में या जहां पर इंडस्ट्रियों में, तो क्या गलत बोल रहा है? क्या उन 3000 जगह अगर वो काम पहले भी तो करते थे। दूसरा विषय क्या है जो मैक्रो जी ने उठाया, इससे पहले इन्होंने कहा था कि विपक्ष है जो उनको एक अपने विचार जो है देने चाहिए। आप मैक्रो जी को अगर मेरी बात सुन रहे हो, पिछली बार इन्होंने कहा था कि यूकेडी को अपना एक मांग पत्र देना चाहिए। और आपकी जानकारी में बता दूं कि जैसे ही हमारे मोहित डिमरी हमारे नेता हैं, उन्होंने जब मांग पत्र के बारे में आप डिस्क्लोज करा कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ऋषिकेश में आ रहे थे उनको मांग पत्र देने का, तो आपको पता है सुबह 6:30 बजे ही पुलिस उनको अरेस्ट करके ले गई। आप देखिए ना क्या करना चाह रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि विषय क्या है कि मांग पत्र में ये भी तो किया जा सकता था कि जिस व्यक्ति वो अगर मांग पत्र दे रहा था, वो देना चाह रहे थे, तो उस मांग पत्र को लेके और उनको किसी का हाथ डायरेक्ट नहीं मिलवाता तो इनडायरेक्ट रूप में दिया जा सकता था। लेकिन उनको घर से उठा के पुलिस लाइन में ले जाके अपने नजरबंद कर देना और तमाम हमारे दूसरे नेताओं को पुलिस अपने नजरबंद कर देना, ये तो हमें अंग्रेजों के काल का नजर आ गया कि जहां वो जो क्रांतिकारी होते थे उन क्रांतिकारियों को नजरबंद कर देते थे। तो ये मैखुरी जी इस प्रदेश में ऐसा भी हुआ है, हमारे नेता को नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, ये लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा का गठित कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले? ठीक है सत्यवीर, क्या हम लोग अपराधी है क्या? आप बताइए ना। सत्यवीर जी, आप लोग ने हमेशा एक बात की, आप अपनी बात करें उससे पहले आप लोगों ने हमेशा कहा कि विपक्ष अगर सुझाव देना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है उसका, लेकिन अगर इस तरीके से चीजें हो रही है जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो फिर किस बिना पर विपक्ष अपनी आवाज उठाए और ये उम्मीद करे कि उनकी आवाज सुनी जाएगी? दिव्या दर्शनी जी, आपके प्रश्न का मैं जरूर उत्तर दूंगा। और मैं पहले कांग्रेस का जो प्रवक्ता है उनका उत्तर दे दूं। उन्होंने कहा कि जो हमारी जो सांसद है माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, उनके बारे में कहा कि वो संसद में आवाज़ नहीं उठाती है, संसद में उपस्थिति नहीं है। तो भारत सरकार की अभी रिपोर्टें आई है, कोई सा अखबार ऐसा नहीं बचा, कोई सा पोर्टल ऐसा नहीं बचा, कोई सा मीडिया घराना ऐसा नहीं बचा जिसने उनका डेटा प्रकाशित ना किया हो। भारत के नेशनल एवरेज से अधिक उन्होंने प्रश्न वहां पर पूछे हैं। उत्तराखंड के बिहार पर उन्होंने 177 से अधिक प्रश्न उन्होंने पूछे हैं। नेशनल एवरेज से अधिक उनकी संसद के अंदर अटेंडेंस है। तो आप देख सकते हो कि जब वो उनके कार्यकाल से ही जब वो इनको पता नहीं है कि जब सभी अखबारों में प्रकाशित हो गया है, सभी अखबारों ने प्रमाणित भी कर दिया है, सभी मीडिया घरानों में प्रमाणित कर दिया है। यही नहीं, उनके परिप्रेक्ष्य में इसलिए कहना चाहूंगा कि वो बोलती ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक परंपरा का निर्वहन करती आ रही है। उसी परंपरा को वो संसद भवन के अंदर भी, लोगों के बीच में भी उसी प्रकार से वो उस परंपरा का निर्वहन कर रही है। मैंने कहा ना कि वो बद्री विशाल से जिस प्रकार से वो जुड़े हैं, उनको बोलंदा बद्री की जो उपाधि है और बद्रीनाथ का एक प्रतीक के रूप में माना जाता है। उनके जो पति देव है, उनकी जन्म कुंडली देख के वहां के कपाट खुलते हैं। उनके हाथों से जो तिलों का तेल है, वो गाड़ू गड़ा का तेल है, वो निकाला जाता है, फिर बद्री विशाल जी का अभिषेक होता है। तो वो उस परंपरा का निर्वहन करते हुए कितना, कहां पर, किस प्लेटफॉर्म पे कितना बोलना है, वो उसका सदुपयोग करती है। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं उनके माध्यम से इस टिहरी गढ़वाल लोकसभा में कौन कौन से काम हुए। 1987 की परियोजना थी हमारी लोहारी बांध की, वो 1987 से लटकी हुई थी। उस बांध के परियोजना का पूर्ण निर्माण भी पिछले वर्ष ही हुआ है और पूर्ण रूप से संचालित है। हजारों लोगों को वहां पर जिस प्रकार से रोजगार मिल रहा है, रोजगार के साथ साथ देश को भी प्रकाशित कर रहा है, उत्तराखंड को भी प्रकाशित कर रहा है, अर्थ भी जनरेट कर रहा है। इसी के साथ साथ इसी लोहारी बांध से आगे लखवाड़ पड़ता है। लखवाड़ बांध परियोजना भी 80 के दशक की थी, वो भी अब उसमें भी लगातार काम चल रहा है। यही नहीं, मैं आपको अगर ऊर्जा के क्षेत्र में जाऊं तो मोरी नेटवर्क जहां पर 60 मेगावाट की हमारी परियोजना है, वो भी पिछले वर्ष पूर्ण बन के संचालित हो चुकी है। वहां भी हजारों लोगों को रोजगार मिला है क्योंकि कांग्रेस ने इस प्रकार का चश्मा पहना है। उनको दिखता ही नहीं ये इतने बड़े बड़े काम हो गए कि उसमें लोग काम भी करते हैं। यही नहीं, हम यहाँ देहरादून जिले के अंदर बैठे हैं, आपके
दिव्या दर्शनी जी, यहाँ बल्लूपुर चौक से लेके पोंटा साहिब तक तीव्र गति से 4 लेन हाईवे बन रहा है। वो किसके लिए बन रहा है? जो हमारे हेमकुंड साहिब के लिए, जो हमारा हेमकुंड साहिब है जो उत्तराखंड में पड़ता है, जो बद्रीनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो हेमकुंड साहिब भी पड़ता है। हमारे जो मैक्सिमम जो हेमकुंड साहिब जो दर्शन करने आते हैं, पंजाब से आते हैं या हमारे हिमाचल से लगते हुए लोग आते हैं, वो किस प्रकार से कम समय में यहाँ पहुंच सके और उसकी यात्रा कर सके, उसी हेमकुंड साइड में कि और सुगम हो सके उनकी यात्रा। जो धर्मानुरागी आते हैं वहां पे 1 सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूं वहां पर। लेकिन काउंटर इसी का है, आप जो उपलब्धियां बता रहे हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि विपक्षी दल है तो वो पॉजिटिव्स के साथ नेगेटिव भी तो बताएगा, जो कमी पेशी है वो भी तो उजागर करने का काम विपक्ष करेगा। अगर वो सिर्फ वाहवाही करता रहेगा तो फिर कौन, जो कमी पेशी है वो कौन उठाएगा? दिव्या दर्शनी जी, भारत की जनता बहुत सचेत हो चुकी है, 2014 के बाद तो बहुत ही जागरूक हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से चुनावों का जब अब जो ट्रेंड है वो बदल चुका है, क्योंकि उससे पहले हमारे पास माध्यम केवल अखबार होता था या टीवी चैनल होते थे। आज प्रत्येक व्यक्ति के बाद 2014 के बाद एक सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी परिवर्तन मानता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि इस भारत में एक ऐसी डिजिटल क्रांति लाऊंगा जिससे कि लोगों को लगेगा कि उस समय वो मजाक बना रहे थे प्रधानमंत्री जी का कि लोग घर बैठ के देखेंगे कि पूरे देश की क्या एक्टिविटी है, विश्व की एक्टिविटी है। आज घरों के अंदर जितने व्यक्ति है उनके पास मोबाइल है। वो मोबाइल इसलिए है आज की डेट में, 2014 से पहले केवल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे पास होती थी, आज 200 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे पास है। एशिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास नोएडा के अंदर है सैमसंग की। अगर मैं टिहरी लोकसभा पे अगर दोबारा से फोकस करूं, आपको स्मार्ट सिटी पे मैंने कई डिबेट आपके साथ करी, मेरी बहुत आपसे तू मैं हुई, प्रवक्ताओं से तू मैं हुई। आज उत्तराखंड के अंदर देख लीजिए, स्मार्ट सिटी के अंदर एनवायरमेंट की चिंता करी तो हमने सबसे पहले करी। उत्तराखंड के अंदर हमने इसी सिटी के अंदर 3 इलेक्ट्रिकल बसें लगी थी स्मार्ट सिटी के अंदर, जिसका पूरा का पूरा पैसा आता है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार के माध्यम से प्रतिनिधित्व कौन करता है यहाँ पे? जो हमारी सांसद है, उनके माध्यम से यहाँ पे हमने 3 मिशन मोड में चलाई थी 3 बसें इलेक्ट्रिक की। ये सफल होता है, प्रोजेक्ट नहीं होता है। आज की डेट कहते हो सुकून होता है कि 50 से अधिक बसें हैं। ग्रीन लाइब्रेरी हमने यहीं पर आपके परेड ग्राउंड के पास बनाया। उसी परेड ग्राउंड को किस प्रकार से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहां पे बनाया, परेड ग्राउंड का वहां पे किस प्रकार से उच्चीकरण करना। एक और चीज मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, किसी भी प्रदेश की प्रगति का जो एक प्रमाण होता है वो होता है कि उसका यातायात साधन किस प्रकार का है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा जो अभी जॉली ग्रांट जो एयरपोर्ट है वहां पे हमने उसका उच्चीकरण किया, और मैं पूरे अभी डेटा के साथ बैठा हूं। 44 लाख से अधिक पूरे जो उस एयर से आते हैं, मतलब हवाई जहाज की सेवा करके आते हैं। यही नहीं, मैं एक चीज बता दूं, मैंने कहा कि पहाड़ों में क्या काम हो रहा है। मैंने आपको ऊर्जा के क्षेत्र में तो बनाया कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं। यही नहीं, हमारा जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है, हम सोचते थे कि पहाड़ों में कोई इस प्रकार का प्रोजेक्ट है, हम भी ट्रेनों से सफर कर सके। कितने लोगों को रोजगार इस समय मिल रहा है। जब पूर्ण हो जाएगा तो कितने लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। वहां क्लर्क भी होगा, बाबू भी होगा, इंजीनियर भी होगा, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर भी होगा। वहां कई तरह के इस प्रकार के रोजगार सृजन होंगे। वहां पे पानी वाला भी होगा, सभी हर तरह का होगा। एक चीज और मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कि जब रेलवे की बात होती है, यहाँ डोईवाला विधानसभा से लेके हमारा खरादी यमुनोत्री में खरादी पड़ता है, गंगोत्री तक उसकी डीपीआर बन के तैयार हो चुकी है। और 2.5 घंटे का हम कहते हैं, आदरणीय गडकरी जी ने कहा था कि जितनी देर में आप एयरपोर्ट पे जाओगे उतनी देर में आप देहरादून पहुंच जाओगे। 2.5 घंटे का हमारा दिल्ली से लेके देहरादून तक का बन रहा। ये तमाम कार्य हमारी सांसद जी ने किया। मैंने कहा कि एक परंपरा का निर्वहन करती है, उस परंपरा में रह के किस प्रकार से काम करना है। वो इस प्रकार के मंचों पर शोर शराबा करके कि भाई तू मैं कहूं, कभी इस प्रकार से, और अपने विरोधियों पे भी कटाक्ष नहीं करती। वो केवल अपने काम के माध्यम से आगे गई है। और यही नहीं, नारी शक्ति का विपक्ष भी ये सवाल उठाता है, जिन उपलब्धियों को आपने बताया, विपक्ष का ये सवाल होता है कि आपने जितनी भी उपलब्धियां बताई हैं उसमें जो मैन फोर्स है वो उत्तराखंड का नहीं है, मैक्सिमम मैन फोर्स बाहर का है, उत्तराखंड का है। सर प्लीज, मेरे पास समय की कमी में बाकी गेस्ट भी हैं जी, प्लीज अब शॉर्ट में बताइए, उसके बाद मैं इन्होंने सेना की बात करी है तो मैं कहना चाहूंगा, सेना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से उनकी कमियां थी, उस कमियों को पूरा करने के लिए लगातार वो ओआरपी के लड़ रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा किया। लगातार हमारे जहाज उड़न खटोला की तरह गिर रहे थे। हमने राफेल लाया, अपाचे लाया, ये तमाम तरह की पनडुब्बियां हमारी लगातार चल रही थी, जिसके लिए कि इन्होंने यहाँ के उत्तराखंड के एडमिरल जनरल थे DK जोशी जी, उन्होंने कहा बार बार कहा कि सबमरीन की बैटरियां जल रही है, मेरे सैनिक मर रहे हैं, मेरे जवान मर रहे हैं, इसको ये बदलिए। उनको उसको तो बदला नहीं, मगर उनसे BRS जबरदस्ती दिला। यही नहीं, उत्तराखंड की हम जब बात करते हैं इसके साथ खत्म कहते हैं कि सैन्य बाहुल प्रदेश है। लगातार मांग चल रही थी कि कोई एक शौर्य स्थल होना चाहिए। हमने उस शौर्य स्थल को बनाने का भी काम किया। हमने उनकी कृतज्ञता उनके प्रति ये करी। और यही नहीं, सैन्य धाम भी बन रहा है। मैं वो और सेना के लिए मैं कह रहा हूं कि जब पहले CDS की मांग लगातार चल रही थी, CDS देने का काम किया। जब CDS बने तो सेना पे सवाल नहीं है, अग्निवीर योजना पे सवाल है। सेना पे
किसी ने सवाल नहीं उठाया। यहाँ पर अग्निवीर योजना से जो सत्यवीर युवाओं जी, के साथ सत्यवीर खेल हो रहा है जी, उस पर बातचीत सत्यवीर होगी। जी। ठीक है, प्लीज गिरिराज सत्यवीर जी, जी। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास दीपक जी, जी। मैडम। गिरिराज जी, यहाँ पर आप में देखिए आप मैडम। जब सवाल उठाते हैं तो बीजेपी के पास प्रॉपर जवाब होते हैं कि उन्होंने क्या किया, हर चीज का दिव्य काउंटर दर्शनी है। जी। आप लोग क्यों नहीं बता पाते? सुन लीजिएगा, हम्म, निश्चित रूप से आज जनता, हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इस समय डिबेट में बैठे हैं। हम्म, जनता उत्तराखंड की समझ चुकी है कि जुमलेबाजों की फौज है। हम्म, मैं भी चौहान जी को सुन रहा था, सारी बातें उनकी मैंने सुनी। आज मेन होता है, आपको बताऊं मैं, कि इस क्षेत्र में, उत्तराखंड राज्य में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, आप ऑल वेदर की बात कर रहे हैं, आप रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं। आज जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, 100 गांव लगभग ऐसे हैं इस समय उत्तराखंड में लगभग जो है, जो कनेक्टिविटी, जिनकी अभी प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। आज स्टेट जो है, प्रदेश जो है, आज स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जूझ रहा है, निश्चित रूप से शिक्षा के लिए जूझ रहा है, पर्वतीय जो क्षेत्र है। आज अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र, टिहरी पार्लियामेंट्री क्षेत्र की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उनके लिए अगर विपक्ष ने कोई सवाल उठाए हैं तो निश्चित रूप से जेन्युइन सवाल है। अगर जनता आज ये बोल रही है कि हमने महारानी जी को, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारी, उनको हमने उनके दर्शन नहीं किए, उनको देखा नहीं है, तो निश्चित रूप से नेता का एक कर्तव्य बनता है कि वो अपनी सरलता को दिखाए। कोई दिक्कत नहीं है, वो जाए जनता के बीच में और अपनी प्रेजेंस दिखाए। जनता कम से कम ये आश्वस्त रहे कि हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमें मिल रही है, हमारी समस्याओं को सुन रही हैं, और उन समस्याओं को सुन के वो सबसे बड़ी पंचायत में हमारी बातों को रख रही हैं। 5 साल जो होता है वो बहुत बड़ा एक काल होता है, और निश्चित रूप से उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, एक एमपी का एक फर्ज बनता है कि वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को लेकर अपने डिबेट में पार्टिसिपेट करे। आज जो चुनावी सिनारियो है, आज मैं हरिद्वार लोकसभा भी होके आया, मैं लालढंग तक घूम के आ रहा हूं, पूरी लगभग पार्लियामेंट्री एरिया में, कुछ पॉकेट्स में मैं भी गया हूं, तो निश्चित रूप से लोगों से मेरा मिलना भी हुआ है। तो आज जो स्थितियां हैं, आज अगर मैं बार बार कहता हूं कि छल और छद्म जो है वो भाजपा का एक रूप हो चुका है, तो छल और छद्म की जो राजनीति है, या जितना भी आप बखान करते हैं, आज इन्होंने 80,000 लोगों को राशन देने की बार बार ये बात रखते हैं कि हम लोग राशन दे रहे हैं। आप सोचिए देश किस स्थिति में है। 80,000 लोगों को आप, और राशन भी जो आप दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, वो निश्चित रूप से फफूंद लगा हुआ चावल और गेहूं मिल रहा है कई जगह। और हम लोगों का जो काल था, निश्चित रूप से कांग्रेस की बात को मैं रखना चाहूंगा, कांग्रेस का जो समय रहा उसमें चीनी और मिट्टी का तेल भी उसमें ऐड होता था, ये दोनों चीजें भी उसमें मिलती थी। गरीब लोगों का, गरीबी रेखा से जो नीचे जो वास करते थे लोग, उनको मिलता था पूरे देश में। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इस बात को लेके, सगुफे को लेके कि हम 80,000 लोगों को राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को हम राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, और इस बात को लेके आप जनता के बीच में जाएंगे और जनता आपको वोट करेगी, तो निश्चित रूप से जनता आज वही कंपैरिजन कर रही है कि हमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा चाहिए जो हमें सुने, और हमें सुन के जो है निश्चित रूप से हमारी बात को रखे आगे, और एक ऐसा एमपी आज जनता आज चाहती है कि जो वाकई जो है उत्तराखंड के जो मूल हित में जो बातें होनी चाहिए उन बातों पे ध्यान दे और उसमें पार्टिसिपेट करे, और उसका एक निदान जो होता है, उसका जो एक रिजल्ट जो है उत्तराखंड में लेके आए, और हर संसदीय क्षेत्र में ऐसा हो। और ये सारी चीजें आपको निश्चित रूप से 4 जून को नजर आएगा। 4 जून को निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में वोटर जो है अपनी परिणति अपने वोट के रूप में करेगा, और जो प्रतिशोध, इस समय प्रतिशोध निश्चित रूप से बीजेपी के इस समय पक्ष में, अभी जो बात रखी दीपक जी ने कि इतने स्टार प्रचारकों की आपको जरूरत पड़ रही है, आप बात कर रहे थे कि केवल प्रियंका जी यहां पर आई हैं, लेकिन प्रियंका जी हमारी स्टार प्रचारक के रूप में एकमात्र आई हैं, लेकिन सच्चाई परोसने का उन्होंने इस प्रदेश में काम किया है कि वाकई निश्चित रूप से भाजपा ने इस 5 सालों में, और जो 2 टेन्योर उनके 10 साल के थे, उसमें उत्तराखंड को कुछ नहीं दिया है। दीपक रावत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सत्यवीर जी से मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस हमारा जो प्रश्न है वो अग्निवीर योजना में है, जो मैखुरी जी ने भी बोला कि 3,000 लोगों को ही सिर्फ रखा जा रहा है, तो 3,000 व्यवस्था किसके लिए की जा रही है? मतलब ये समझ से परे है कि 3,000, चाहे उसमें उत्तराखंड के 40 ही बच्चे हो, कोटा सिस्टम, पर ये 3,000 व्यवस्था किसके लिए की जा रही है? तो अगर विपक्ष जी कहता है कि ये जो औद्योगिक घराने हैं, जो इंडस्ट्री है, उसमें गार्ड की नौकरी के लिए ही इनको बनाया जा रहा है, तो क्या गलत कह रहा है?
आप उनको सिर्फ एक अमाउंट उनके हाथ में दे रहे हैं 20 लाख रुपए, करीब 20-21 लाख रुपए, और फिर उनको छोड़ दे रहे हैं। 16 साल का लड़का है, 21 साल में बाहर आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि वो 21 साल बाद क्या करेगा? वो बेरोजगार जो 16 साल पहले, 4 साल पहले रोजगार था, वो 4 साल बाद बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाएगा। रोजगार की श्रेणी में तो नहीं आएगा ना, ऊपर से कुशल बेरोजगार की श्रेणी में आ जाएगा। और आपको विडंबना मैं आपको बताता हूं इस पर हमारे उत्तर उसकी कि आज से पहले जब उसकी बेरोजगारी की गणना हुई थी, तब जो कुशल बेरोजगार थे उनकी संख्या बहुत कम थी, और आज जो संख्या है, जो परसेंटेज में 65% बेरोजगार वो हैं जो कुशल हैं, मतलब या तो पढ़े लिखे हैं या उन्हें कुछ आता है। और बेरोजगारी के बारे में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी, लेकिन आज जो 2-3 दिन पहले इनका जो संकल्प पत्र आया है उसमें तो कोई भी इस तरह का डाटा नहीं है, एक निश्चित कोई सीमा नहीं है कि कितने लोगों को दिया जाएगा। और क्यों विपक्ष क्यों ना इनको जुमले की सरकार बोले? आपने किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 कंटिन्यू करी, पर आपने एक जुमला उनको और दे दिया कि जो 60 साल से ऊपर किसान होगा उसको हम क्या देंगे? पेंशन। आपने व्यापारी को एक जुमला दे दिया, व्यापारी आपने टैक्स का सरलीकरण मांग रहा था, आपने उसको कह दिया कि 60 साल से ऊपर जो व्यापारी होगा उसको हम पेंशन देंगे। अब यही अब 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब वो थे 2000, उसके बाद उससे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पेंशन को बंद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ही ये एक प्रस्ताव लाए थे, और पेंशन को बंद करिए क्योंकि इससे राजकोषीय घाटे में बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, हम इससे बहुत सी योजनाएं नहीं कर पा रहे हैं। अब एक विरोधाभास देखिए ना, एक तरफ तो ये पेंशन बंद कर रहे हैं, सरकारी पेंशन बंद कर रहे हैं, जो आपको पता है 2009 के बाद जो, और दूसरी तरफ ये पेंशन देने की बात कर रहे हैं। तो ये जुमले वाली सरकार हुई कि नहीं हुई? आप एक निश्चित तो करिए अपनी नीतियों में। आप सरकारी कर्मचारियों को तो पेंशन देना बंद कर रहे हैं, और जो सरकार में है ही नहीं, जो सिर्फ सेवाएं दे रहे हो, चाहे किसान हो, किसान अपनी उपज के एमएसपी डबल मांग रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे, उनको पेंशन देने की बात कर रहे हैं। तो क्यों विपक्ष क्यों ना इनको जुमले की सरकार बोले? हरीश मेखुरी जी, यहाँ पर जितने भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, अभी पेंशन की बात की गई है, कहीं ना कहीं संकल्प पत्र में प्राइवेटाइजेशन भी नजर आ रहा है कि जो भी काम किया जाएगा विद हेल्प ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जो पहले हुआ करता था कि सरकार का हिस्सा ज्यादा प्राइवेट अपना पैरेलल चलते थे, इस वक्त सरकार के साथ जो है मेजर प्लेयर्स जो हैं प्राइवेट प्लेयर्स हैं, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? दिव्य दर्शन जी, मैं 2-3 चीज पर इससे पहले अवश्य बात रखना चाहूंगा। प्लीज। एक तो जो हमारे पैरामेडिकल फोर्सेज हैं, वो भी देश की सेवा करते हैं, तो उनको भी पेंशन की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं। कम से कम हमारी जितने भी पैरामेडिकल और उसकी फोर्सेज हैं, पैरा फोर्सेज हैं, सैनिक हैं, उन सबको पेंशन की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। पेंशन आधार है, वो तो सीधे जान लगा के करते हैं। अब रही अन्य विभागों में, अन्य उसमें बात, तो होता क्या है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को भी पेंशन नहीं मिलती, इसीलिए तो ओबामा और वो दूसरे तमाम नौकरी कर रहे हैं। अब कोई दुकानों में काम कर रहा, कोई किचन में काम कर रहा है। तो अब उसकी समीक्षा नेशनल लेवल पे होनी चाहिए। हम पेंशन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम ये अवश्य कह रहे हैं कि फौजियों को अवश्य दी जाए पेंशन। अग्निवीर योजना अगर बड़ी खराब है तो भाई आईएएस खुला है, पीसीएस खुला है, उसमें अप्लाई करिए। आज उत्तराखंड के रिजल्ट खुला था तो करीब 8 से 10 लड़के उत्तराखंड के निकले हैं आईएएस में। हमारे चमोली जिले के भी 3 लड़के निकले हैं आईएएस में। आप विरोधाभास है मेखुरी जी, आपके जवाब में विरोधाभास है। तो निश्चित रूप से जो फौज में भर्ती होता है वो 10वीं 12वीं का पास है। स्कीम है, अगर वो खराबी है, बहुत आईएएस के लिए उसको पढ़ना है ना भाई, लेकिन क्या अग्निवीर योजना का विरोध नहीं होना चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ। और दूसरा बस इतना ही हमको कहना है, एक सुझाव, हम एमपी जो पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, एक जमाने में जब सैनिक हमारे एमपी को ना केवल 1 करोड़ रुपया मिलता था, पहाड़ में आईएएस की तैयारी करने तो वो नियमावली उस समय की है। मैं जी से बात कर रहा था, भाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार ये कुछ नियम ऐसे बने हुए उस दौर के कि वो मानकों में ही नहीं आ रहा, पैसा खर्च ही नहीं हो पा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं ये मानक भी तुम इन्हें सुधारना है। भाई भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से ये कहेंगे कि इनको माने 10 साल तो अब आप है ना सरकार में, तो सुधारिए उन नियमों को, और ताकि हमारे जो एमपी हैं उनका पूरा का पूरा 5 करोड़ रुपया खर्च हो जाए। मानक चलो पहले के बने हुए हैं, अब नया कर दो उनको,
कुछ और करिए, लेकिन पैसा पूरा खर्च हो, क्योंकि वो जनता का पैसा है, वापस जाता तो अच्छा मेखुरी नहीं जी, लगता। हम अगर जैसे आप मुझे उत्तराखंड सुन की पा रहे हैं, शराब मेखुरी जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, एक सवाल जो मेरा था, क्योंकि समय जा रहा है, मेरा प्राइवेटाइजेशन को लेकर सवाल था कि जो संकल्प पत्र में प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट सरकार में अब ज्यादा होने वाला है, क्या कहेंगे इसको लेकर और क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? नहीं, देखो, प्राइवेट भी इसी देश का है। बहुत मतलब हम लोग इस पक्ष में, डिमोनेटाइजेशन जो है ना, मनमोहन सिंह के जमाने से भी शुरू हुआ था, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के जमाने से, तो प्राइवेटाइजेशन बहुत बुरा भी नहीं है। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे ठेके ऐसे हैं, सड़क से लेके इंडस्ट्री से लेके प्राइवेट कर रहा है, और प्राइवेट में भी इसी देश के लोग लग रहे हैं, कोई अमेरिका से नहीं आ रहे हैं। और सरकार कोई, अब सरकार ने जो है ना, लोक कल्याणकारी का दर्जा जो था ना, वो मनमोहन सिंह जी के जमाने से ही धीरे धीरे विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। और अब तो सरकार ने सिर्फ अपने पास सुरक्षा रखा हुआ है ज्यादा से ज्यादा, और थोड़ा सा एजुकेशन पे नीतियां बनाने रखी हुई है, और नेशनल सिक्योरिटी रखी हुई है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रखा हुआ है। बाकी तो धीरे धीरे निजी हाथों में ही जा रहा है, लेकिन निजी हाथों में भी सरकार की शर्तों के अधीन रहे, ये हमारा सुझाव है। बिल्कुल, कि मतलब निजी सेक्टर की मनमानी बहुत ज्यादा ना हो जाए, वो सरकार के नियमों के अधीन ही काम करें, तो कोई ज्यादा बुरा नहीं है। क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि हर चीज जो है सरकार ही करे। निजी सेक्टर भी हमारा बड़ा सबल है आज की तारीख में, पाकिस्तान से ज्यादा इकोनॉमी अकेले हमारे टाटा की है, तो आप निजी सेक्टर के उसको नकार नहीं सकते हैं। एक बाबा, मतलब रामदेव जैसा बाबा, जिसको हम लोग सिर्फ माला जपने का, आज वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल को चुनौती बना हुआ है, बहुत सारे उद्योगों को चुनौती बने हुए, इसलिए तो उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। अच्छी बात यह है वो बाबा जो उत्तराखंड में खोल रखे हैं अपना, वहां पे कम से कम इस समय 20,000 लोग हमारे काम, उत्तराखंड के लोग काम करते हैं वहां पर। तो है कि निजी सेक्टर भी बुरा नहीं, ठीक है, मैं लेकिन वो फाइनल चले सरकार के नियमों के अधीन, ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर निरंकुश बढ़ूंगी। ना हो जाए, इस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सत्यवीर जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट दिव्या अपने दर्शनी जवाब जी, से। जब सेना की बात आती है तो मेरे स्मृति पटल में एक चीज याद आती है। 1962 का युद्ध हुआ था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बार बार ये सवाल उठता है कि उन्होंने वायुसेना को इजाजत नहीं दी, तो मैं उसको उत्तराखंड से कनेक्ट करता हूँ, इस टिहरी लोकसभा से कनेक्ट करता हूँ। हमारा जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है वो सुदूर डिस्ट्रिक्ट है, जो वहां पर हमारे गाँव थे 1962 में जो खाली हुए थे, किसी ने उसके लिए पहल नहीं करी। जो हमारी अभी तक हमारी जो प्रत्याशी इस समय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी है, उन्होंने संसद भवन के अंदर पहल करी, उस पर चर्चा करी। आज मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से वो इनर लाइन अब खुल चुकी है, और जो गांव वो वहां से डिस्प्लेस हुए थे उनको दोबारा से वहां पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि वो सूचना का तंत्र बन सके। क्योंकि जो हमारे विलेजेस है, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि जितने की 51 विलेज हमारे भी उस योजना के अंतर्गत आए हैं, वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत, कि उन विलेजों को दोबारा से पहुंचाना है। तो हमारे सांसद के काम हमारी जनता जानती है। एक चीज उन्होंने फोकस करा कि ग्रामीण सड़क योजना को लेके कहा कि तो मैं आप विद डेटा के साथ आप जितने काम उन्होंने दिव्य दर्शनी जी करे हैं सब लेके आया हूं, विदाउट उसके नहीं आया हूं। भारत सरकार के पास और उत्तराखंड सरकार के पास जो है, तो प्रधानमंत्री आवास, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ही बता देता हूं, 2640 किलोमीटर की सड़क बनी है आपकी 2014 से 2023 के अंदर। आप देख सकते हो कि कितनी चिंतित हमारी सांसद है कि प्रत्येक गांव जुड़े। यही नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो उस योजना के अंतर्गत नहीं आते, पीएमओ से उनसे संवाद करके कि भाई जो इस कैटेगरी में आते उनको भी इस योजना के अंतर्गत लिया जाए। हमारी सांसद लगातार उन क्षेत्रों में कहा, मैं खत्म करना चाहता हूं, इन्होंने मिट्टी तेल की बात करी। वास्तविकता में इन्होंने अपना बता ही दिया कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार चलती थी, एक मिट्टी के दिए के तले किस प्रकार से पूरे परिवार को रहना पड़ता था। आज की डेट में प्रत्येक घर तक जिस प्रकार से उजाला पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी ने किया, उनको मिट्टी तेल से मुक्त किया है, उन कीड़ों से मुक्त किया है जो दिए के चारों तरफ हुआ करते थे। वहां मैं आपको फिर कहना चाहता हूं संतोष के साथ, जब चुनाव की पेटियां खुलेगी, एक तरफ पूरा का पूरा सैलाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। हमारे सांसद द्वारा जो किए गए कार्य हैं उन पर जनता की प्रबल रूप से मोहर लगने वाली है, और प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलने वाला है, जो 400 का हमने लक्ष्य रखा है। बिल्कुल, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। आज उत्तराखंड की जो जनता है, सम्मानित जनता है, सरल जनता है हमारी, बहुत सीधे साधे लोग हैं यहाँ पे इस प्रदेश में, वो समझ चुके हैं कि भाजपा की नीयत में खोट है। भाजपा एक जुमलेबाजों की फौज है। भाजपा पूंजीपतियों को पूरी तरह से सपोर्ट करने वाली एक बहुत बड़ी, इस समय सरकार जो 2 टेन्योर इनके रहे, पूंजीपतियों के
कई हजार करोड़ रुपए इन्होंने माफ किए हैं। जी। लेकिन जो मिडिल क्लास है और जो गरीबी रेखा और गरीब जो व्यक्ति है, निश्चित रूप से वो ये बिल्कुल उसके पक्ष में इन्होंने एक भी लगभग जो है जो उसकी ग्रोथ हो इस देश में, वो लगभग समाप्ति की ओर ये ले गए हैं उसको। मिडिल क्लास को भी ले गए हैं और गरीब लोगों को भी ले गए, केवल राशन तक इन्होंने सीमित रखा है। तो जनता समझ चुकी है कि इनके छल को और छद्म को समझ चुकी है। आने वाले टाइम पे जो वोट पड़ने वाला है, निश्चित रूप से कांग्रेस की जो नीति है, निश्चित रूप से बड़ी साफ सुथरी नीति है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि विकास हो और यहाँ की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, और निश्चित रूप से हम लोग अगर पार्टिसिपेशन हमारा होगा तो पार्लियामेंट में जो पार्टिसिपेशन होगा उसमें हम निश्चित रूप से ये लेके चलेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए हमने उस राज्य हमने लिया था और उस क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो होनी चाहिए थी। 23 साल तो हम बोल रहे हैं इस राज्य को इंडस्ट्रियल ग्रोथ, विलेज टूरिज्म और फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर पे हम लोग पारंपरिक खेती पे ध्यान देंगे। बिल्कुल। दीपक रावत जी, निश्चित रूप से दोनों राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल आगामी आने वाले 19 तारीख के मतदान के लिए पूरा जोर से आजमाइश कर रहा है। सभी अपने अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं और निश्चित हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ की जो जनता है अपने भविष्य को ध्यान में रखकर एक निर्णय लेगी और उस निर्णय में वो क्या निर्णय लेते हैं ये 4 तारीख को हम सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल। हरीश मेखुरी जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। दिव्यदर सिंह जी, एक तो ये है कि देश में थोड़ा सा जो आतंकवादी घटनाएं 10 से 12 साल पहले होती थी उस पर अंकुश लगा है। शहर शहर बम विस्फोट नहीं होता है जी। तो वो मतलब वो बना रहना चाहिए, वो टेम्पो, आतंकवाद पनपना नहीं चाहिए। ठीक है। खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे हिंसक पशु हैं उनकी रक्षा, उनसे रक्षा के उपाय आम आदमी के होने चाहिए, बाघ उठा के लोगों को ले जाए। और एक निश्चित रूप से जो 4 धाम यात्रा है उस पे सरकार उत्तराखंड में विशेष फोकस करे। जिन गांवों में हमारे आज भी 60% गांवों में सड़क नहीं पहुंची है, उन गांवों में सड़क पहुंचाने का प्रयास किया जाए। एक हेमलेट बिना सड़क के नहीं होना। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, लगातार प्रचार प्रसार को अंतिम रूप देने की कोशिश जो है तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहा है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोटद्वार का दौरा किया हो, जनसभा को संबोधित किया हो, या फिर प्रधानमंत्री 2 बार यहाँ पर आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखना ये होगा 19 तारीख को जो पोलिंग होगी उसके नतीजे 4 जून को जो आएंगे, किसके पक्ष में जनता का वोट जाता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।